हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है आपकी इतिहास की क्लास नंबर 12। अभी तक हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास को अच्छे से खत्म कर चुके हैं और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में मराठाओं के बारे में पढ़ा था, मराठा शासन कैसा था और उसका अंत कैसे होता है। जो एंग्लो मराठा युद्ध होता है, मतलब अंग्रेजों का मराठाओं के साथ युद्ध होता है, उसमें मराठा शासन का अंत हो जाता है। इसी तरह हमें क्या पढ़ना है आज की क्लास में? अंग्रेजों के समय में और भी कुछ राज्य थे जो कि इंपॉर्टेंट थे और उनका अंत कैसे होता है, उनका पतन कैसे होता है। जैसे मराठा शासन एक इंपॉर्टेंट शासन था उस टाइम पे, उनका अंत कैसे हुआ हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे बंगाल, मैसूर और पंजाब। पंजाब जहाँ पे सिखों का शासन था। तो इन तीन राज्यों का अंत कैसे होता है अंग्रेजों के समय में, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बंगाल राज्य से। तो बंगाल पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया ये पढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारत में मुगल शासक लगभग पूरे इंडिया पर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगाल पर शासन कर रहे थे। लेकिन जब इनके आखिरी शक्तिशाली राजा जो कौन थे, औरंगजेब, उनकी मृत्यु हो जाती है तो इनका साम्राज्य छोटे छोटे हिस्सों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ राज्य क्या होते हैं, इनसे हटकर एक अपना खुद का राज्य, स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते हैं, जैसे अवध, हैदराबाद, कर्नाटक। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये सब। ऐसे ही बंगाल भी इनसे हटकर एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है। तो इस स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने करी? बंगाल के स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी मुर्शिद कुली खान ने। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए बंगाल राज्य की स्थापना किसने की या फिर बंगाल को मुगल के साम्राज्य से अलग किसने किया, तो वो थे मुर्शिद कुली खान। लेकिन ये अभी भी इनडायरेक्टली मुगल शासकों के अंतर्गत थे, क्योंकि ये इन्हें नियमित रूप से राजस्व भेजा करते थे। मतलब एज अ टैक्स देना पड़ता था। कोई बड़ा राजा है उसके अंतर्गत अगर तुम आते हो तो तुम्हें उसको टैक्स देना पड़ता था हर महीने एज अ सिक्योरिटी। अगर कोई तुम्हारे राज्य के खिलाफ कोई युद्ध होता है कोई बड़ा, तो वो लोग तुम्हारा साथ देंगे, इसीलिए टैक्स दिया जाता था। तो आप याद रखें, सिंपल याद आपको ये रखना है, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल राज्य को स्वतंत्र करके उसकी स्थापना की और उसके पहले स्वतंत्र शासक बने। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुर्शिद कुली खान ने राजधानी स्थानांतरित की। पहले राजधानी क्या थी? ढाका। तो बंगाल की सबसे पहले राजधानी क्या थी? ढाका थी। और मुर्शिद कुली खान ने अपने नाम से राजधानी बनाई, मुर्शिद और मुर्शिदाबाद। तो इन्होंने अपने नाम से राजधानी बना के मुर्शिदाबाद में राजधानी को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गिरिया का युद्ध। तो मुर्शिद कुली खान के बाद उनके उत्तराधिकारी आते हैं। तो उनके उत्तराधिकारी के साथ ही अलीवर्दी खां आके युद्ध लड़ते हैं। तो अलीवर्दी खां कोई बाहर के शासक थे, मुर्शिद कुली खान के वंशज नहीं थे ये। अलीवर्दी खान इनके उत्तराधिकारी के साथ युद्ध लड़ते हैं और बंगाल के नवाब खुद बन जाते हैं। मुर्शिद कुली खान के जो उत्तराधिकारी थे वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब अलीवर्दी खान अलग से आते हैं और ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके समय में बंगाल इतना ज़्यादा समृद्धिशील हो गया कि इसे बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो बंगाल पहले से काफ़ी समृद्धिशाली था, मुगल साम्राज्य में सबसे ज़्यादा समृद्धिशाली बंगाली था। और इन्होंने अपने समय में इसको इतना ज़्यादा समृद्धिशाली बना दिया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। तो क्वेश्चन इस टाइप से आता है, बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाने लगा? तो वो तो कौन थे? अलीवर्दी खां थे। ठीक है, अब तो अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप ऑनलाइन कोचिंग लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिनिमम फी में काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, और अभी इन्होंने जो नया प्लान निकाला है जिसमें एनडीए के लिए स्पेशल बैच और एयरफोर्स XY, नेवी, कोस्ट गार्ड, ये जो तीनों एक ही टाइप के एग्जाम है, इन तीनों के लिए एक स्पेशल बैच। तो जो दोनों एग्जामों के लिए बैच निकाला है वो काफ़ी यूजफुल रहेगा। अभी प्राइस डाउन चल रहा है तो अभी आप लेंगे तो आपको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, जल्दी प्राइस बढ़ जाएंगे तो अभी लेने में आपके फ़ायदा रहेगा। ठीक है, इसी में अनअकैडमी ने संकल्प 2.0 बैच निकाला है एनडीए को टारगेट करने के लिए, और एयरफोर्स XY को टारगेट करने के लिए स्पेशल तेजस बैच निकाला है। यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको मिल जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पे, तो 6 मंथ पे 2 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा और 24 मंथ पे 4 मंथ का। ऐसी एनडीए में आपको 12 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ 12 मंथ का SSB की जो कोचिंग है वो आपको मुफ्त में मिल जाएगी। आप फीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये फीस स्ट्रक्चर है एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए जो तेजस बैच है। उसमें आप क्या है, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 5,500 का पड़ेगा, जिसमें आपको पर मंथ फीस सिर्फ 458 रुपये पड़ेगी, 458 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आप अगर ज्ञानी 10 कूपन कोड मेरा यूज़ करते हैं तो। ऐसी एनडी का सब्सक्रिप्शन में आपको जो 12 मंथ का कोर्स है वो 8,800 का पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको SSB की तैयारी भी कराई जाएगी। और यहाँ पे आपको पर मंथ फीस 733 रुपये सिर्फ पड़ेगी। ठीक है, कूपन कोड जरूर यूज़ करें मेरा ज्ञानी 10, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अलीवर्दी खां के जो उत्तराधिकारी थे वो कौन हुए। क्वेश्चन आएगा कि अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी कौन थे या फिर उनके दामाद का नाम बताइए। तो इनके दामाद का नाम था सिराजुद्दौला, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस बंगाल के नवाब हैं। इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सिराजुद्दौला कौन थे? अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी थे। इनके समय में 2 इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। पहली थी 1756 में काल कोठरी की त्रासदी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। तो इस घटना में क्या होता है, ये क्या करते हैं, सिराजुद्दौला 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक कोठरी में बंद कर देते हैं, कमरे में बंद कर देते हैं। और अगली सुबह जब देखा जाता है तो 146 में से 123 अंग्रेज मर जाते हैं और सिर्फ 23 व्यक्ति जिंदा बचते हैं। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, काल कोठरी की त्रासदी
किसके शासनकाल में हुई थी? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी। अगर समय याद हो पाए तो कर लीजिएगा 1756, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद होना चाहिए ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके शासनकाल में हुई थी, उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो इसके शासनकाल की सेकंड जो इंपॉर्टेंट घटना है वो है प्लासी का युद्ध। तो ये जो दो युद्ध हुए बंगाल के शासन में, प्लासी का युद्ध और दूसरा बक्सर का युद्ध, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस ईयर में हुए, किस साल में हुए, ये याद होना चाहिए, और साथ ही साथ किन दो के बीच में हुए युद्ध हुए ये भी याद होना चाहिए आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है ये। प्लासी का युद्ध हुआ है किस वर्ष में? 1757 में हुआ, समय याद होना चाहिए। और किस किस के मध्य हुआ? अंग्रेजों के सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल के नवाब उस टाइम पे कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या होता है, सिराजुद्दौला को उनके सेनापति मीर जाफर धोखा दे देते हैं। तो याद रखिए किसने धोखा दिया था सिराजुद्दौला को युद्ध में? मीर जाफर ने धोखा दिया था, और इन्हीं के धोखाधड़ी के कारण बंगाल के नवाब हार जाते हैं और अंग्रेजों की सेना जीत जाती है। और अंग्रेज क्या करते हैं, मीर जाफर को इनाम के रूप में बंगाल का नवाब बना देते हैं, और उसके ऊपर सीधा सीधा शासन चल रहा होता है अंग्रेजों का। अंग्रेज जो भी ऑर्डर्स देते थे मीर जाफर को वो फॉलो करने होते थे। तो मीर जाफर क्या बन जाता है? रॉबर्ट क्लाइव के हाथों ही कठपुतली बन जाता है। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करते हैं, मीर जाफर को भी कुछ दिनों बाद बंगाल के नवाब के पद से हटा देते हैं, और उसके दामाद मीर कासिम को नया बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो याद रखिएगा सिराजुद्दौला के बाद कौन आते हैं? मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद उनके दामाद उत्तराधिकारी बनते हैं मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करा। तो ढाका से राजधानी कहाँ आई? पहले मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान लाए थे। अब मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने ट्रांसफर करा? मीर कासिम ने। बंगाल के राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद, मुंगेर, बता दिया मैंने आपको। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में हुआ? 1764 में। तो साल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के जस्ट 7 साल बाद बक्सर का युद्ध होता है। तो 1757 में देखिए 7 दो बार आ रहा है, तो आप 7 को ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 1764 बक्सर के युद्ध का टाइम। तो बक्सर के युद्ध में क्या होता है, एक तरफ तो थे अंग्रेज के सेनापति कौन थे वहां पे? हेक्टर मुनरो। पहले युद्ध में कौन थे? प्लासी के युद्ध में सेनापति थे रॉबर्ट क्लाइव, और दूसरे युद्ध में बक्सर के युद्ध में सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो, अंग्रेजों की तरफ से। और दूसरी तरफ क्या होता है, मीर कासिम था, वो अंग्रेजों को धोखा देता है, और मीर कासिम होता है एक तरफ, और साथ में उनके कौन कौन आते हैं? अवध के सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये तीनों एक गुट बन जाते हैं और ये अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं, जिसके सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो। तब भी क्या होता है, ये तीनों हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो जीत जाते हैं, अंग्रेजों की जीत होती है इस युद्ध में। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध है दोनों, इनके बारे में याद रखिएगा। और अभी हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि बंगाल को सबसे ज्यादा समृद्धिशाली राज्य माना जाता था। तो इन दोनों युद्ध के बाद बंगाल के ऊपर जीत प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों का वास्तविक रूप से भारत के ऊपर अधिकार हो गया था। ठीक है, तो जो अगला राज्य है वो आपका है मैसूर। तो मैसूर पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया इसे पढ़ते हैं। तो पहले जो प्रमुख शासक थे मैसूर के वो कौन थे? हैदर अली थे। 1761 में बने थे, टाइम पीरियड याद रखने की जरूरत नहीं है। हैदर अली की मृत्यु कब होती है? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु होती है। तो जो दूसरा युद्ध चल रहा था अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के मध्य, उसी युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। टाइम पीरियड याद नहीं होगा, चल जाएगा। ठीक है, हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन बनता है उनके मरने के बाद? उनके पुत्र टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान कौन थे? हैदर अली के उत्तराधिकारी थे, उनके पुत्र थे। ठीक है, टीपू ने अपनी राजधानी क्या बनाई? तो मैसूर राज्य की राजधानी क्या थी? श्रृंगरपट्टनम थी। इंपॉर्टेंट है काफी। इन्होंने श्रृंगरपट्टनम में टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण करी, और साथ ही साथ इन्होंने अपनी राजधानी श्रृंगरपट्टनम में ही स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रृंगरपट्टनम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, मतलब कि जो चौथा युद्ध होता है अंग्रेज और मैसूर शासकों के मध्य, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और इस युद्ध के बाद जो मैसूर था वो भी अंग्रेजी शासन का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान को और क्या कहा जाता था? शेर मैसूर, मैसूर का शेर कहा जाता था। किसे? टीपू सुल्तान को। इसी युद्ध के बाद मैसूर खत्म हो जाता है। मैसूर राज्य के बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, काफी कम पॉइंट्स हैं। इसके बाद आपको जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है युद्ध, जो युद्ध हुए थे मैसूर और अंग्रेजों के बीच। तो देखिए, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध किस वर्ष में हुआ? तो वर्ष इतने सारे याद नहीं हो सकते, इन पे ज्यादा फोकस मत करें, बस आप इतना याद रखें कौन सी संधि थी जिसके साथ ये समाप्त होता है। तो मद्रास की संधि करनी पड़ी मैसूर शासकों को, तब जाके प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद होता है आपका द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। जो दूसरा युद्ध था उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और ये युद्ध मंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। तो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध से एक और पॉइंट है कि हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? वो भी द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। इसके बाद आता है आपका तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध। इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कॉर्नवालिस थे, और इस श्रृंगरपट्टनम जो कि मैसूर शासकों की राजधानी थी, श्रृंगरपट्टनम की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त होता है। तो लास्ट जो युद्ध था वो था चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली थे, और इस युद्ध में कोई संधि नहीं होती है क्योंकि इस युद्ध के बाद मैसूर शासक खत्म हो जाते हैं और जो मैसूर राज्य था वो अंग्रेजों के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इसी युद्ध में मैसूर के आखिरी शासक जो कि थे टीपू सुल्तान,
उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध में, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इतना ही था बस मैसूर शासकों के बारे में। नेक्स्ट है आपका सिख एवं अंग्रेज। तो इसमें हम पढ़ेंगे सिख धर्म के बारे में, और साथ ही पंजाब जो राज्य था उसका विलय कैसे अंग्रेजों ने अपने शासन में कर लिया उसे। तो पहले पढ़ते हैं सिख धर्म के बारे में। सिख संप्रदाय की स्थापना किसने करी? गुरु नानक जी ने करी थी। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समय भी याद रखिएगा, 1459 में जन्म हुआ था पंजाब के तलवंडी नामक गांव में। तो याद रखिएगा गांव का नाम ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, तलवंडी गांव था पंजाब में, वहां पे इनका जन्म हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। तो ये ननकाना साहिब याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, गांव का नाम याद रखिए, तलवंडी गांव था, और समय क्या था? 1459 था जब इनका जन्म हुआ। ठीक है, गुरु नानक की मृत्यु करतारपुर में 1538 में हो गई। तो कहाँ पे हुई थी? याद रखिएगा, करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखिए, गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। तो गुरु नानक जी पहले गुरु थे सिखों के, उनके बाद जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं गुरु अंगद होते हैं सिखों के दूसरे गुरु, और इनका प्रारंभिक नाम क्या होता है? लहना इनका प्रारंभिक नाम था, पहले इनका नाम लहना था, बाद में इनका नाम गुरु अंगद हो जाता है। तो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट किया वो था गुरुमुखी लिपि की रचना करी इन्होंने। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने करा? गुरु अंगद ने किया, इंपॉर्टेंट है। सिखों के तीसरे गुरु इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं याद रखें चल जाएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है चौथे गुरु, गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हुए, और उन्होंने इंपॉर्टेंट जो कराया था, इन्होंने अमृतसर नगर जो है उसकी स्थापना पंजाब में रामदास जी ने कराई थी, सिखों के चौथे गुरु थे। इनके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन जी रामदास जी के पुत्र थे, और ये पांचवें गुरु थे। ये कई बार पूछा जा चुका है कि गुरु अर्जुन सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, पहले, दूसरे, पांचवें? तो पांचवें गुरु थे ये। और इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ, जिसे कि अब गुरु की उपाधि मिल चुकी है, जिस ग्रंथ को आदि ग्रंथ, इसकी रचना किसने करी थी? गुरु अर्जुन देव ने करी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ गुरु अर्जुन देव ने ही जो हमारा स्वर्ण मंदिर है, गोल्डन टेम्पल है अमृतसर पंजाब में, उसकी स्थापना भी गुरु अर्जुन जी ने करी थी। ठीक है, इनकी मृत्यु कैसे होती है? जहांगीर इन्हें मरवा देते हैं। इनके जो पुत्र थे शाहजहां, जिनका पहले क्या नाम था? खुसरो, उनको सहायता देने के कारण 1606 में गुरु अर्जुन को जहांगीर मरवा देते हैं। ठीक है, इनकी हत्या करवा देते हैं। ये हमने मध्यकालीन भारत में मुगलों के बारे में पढ़ा था, तब भी हमने पढ़ा था जहांगीर ने खुसरो को सहायता देने के कारण गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सिखों के छठे गुरु, जिनका नाम था गुरु हरगोविंद। इन्होंने अकाल तख्त या ईश्वर के सिंहासन का निर्माण कराया, मतलब एक सिंहासन बनवाया था जिसका नाम क्या रखा था? अकाल तख्त या ईश्वर का सिंहासन। इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है छठे गुरु। नेक्स्ट देखिए, सिखों के 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर इंपॉर्टेंट है, ये सिखों के 9वें गुरु थे। इनकी हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने 1675 में इन्हें मरवा दिया था। और कारण क्या था? औरंगजेब इनसे चाहते थे, इनके साथ जबरदस्ती कर रहे थे कि इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लें और सिख धर्म को छोड़ दें। तो इनके इस्लाम धर्म ना स्वीकार करने के कारण ही औरंगजेब इन्हें 1675 में मरवा देता है। तो याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु, इनको मुगल शासक ने मरवाया था औरंगजेब ने। और हमने पढ़े थे 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव, इन्हें किस मुगल शासक ने मरवाया था? जहांगीर ने मरवाया था। ठीक है, इसके बाद है सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। तो 10वें जो गुरु थे सिख धर्म के, वही इनके अंतिम गुरु थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव हैं, उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा। तो याद रखिए, किस सिख गुरु ने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा? तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। याद रखिए, इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। तो आदि ग्रंथ जो था, धार्मिक ग्रंथ है सिख धर्म का, उसकी रचना किसने करी थी? 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने। और इस आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप किसने प्रदान किया? जिस रूप में अभी हम इसे देखते हैं, तो इसे वर्तमान रूप 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। तो कुछ और बातें और पता होनी चाहिए आपको गुरु गोविंद सिंह के बारे में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना जीवन कहाँ व्यतीत किया? आनंदपुर साहिब में। और अंत में इनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है? नांदेड़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो सिखों के 10वें गुरु के बाद जो आदि ग्रंथ इनका धार्मिक ग्रंथ था, उन्हें गुरु की संज्ञा दे दी गई और गुरु के स्थान पर बैठा दिया गया। अब जो आदि ग्रंथ है, गुरुवाणी है, वही गुरु का काम करती है सिख धर्म में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसी के साथ सिख धर्म के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब हमने पढ़ लिए हैं। इसके बाद आता है आपका पंजाब राज्य। तो पंजाब के प्रथम महत्वपूर्ण शासक जो आपको पढ़ने हैं वो है रणजीत सिंह। तो रणजीत सिंह कहाँ के शासक थे? लाहौर के शासक थे, और पंजाब भी इनके अंतर्गत आता था। इनके समय में इंपॉर्टेंट घटना क्या याद रखनी है? 1809 में हुआ था अमृतसर की संधि। तो अमृतसर की संधि किस किस के मध्य हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अमृतसर की संधि हुई थी लॉर्ड मिंटो और रणजीत सिंह के मध्य। लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड मिंटो प्रथम। ये अपनी तरफ से चार्ल्स मेटिकॉफ को भेजते हैं, जाओ रणजीत सिंह के साथ संधि करके आओ। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम रणजीत सिंह के मध्य संधि होती है, और मध्यस्थता कौन कर रहे होते हैं? संधि करा रहे होते हैं, वो थे चार्ल्स मेटिकॉफ। संधि का नाम याद रखिए, अमृतसर की संधि। तो देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल के बाद क्या हो जाता है? एंग्लो सिख युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं। अंग्रेजों और सिखों के मध्य युद्ध स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें देखिए प्रथम एंग्लो सिख युद्ध कब होता है? 1845-46 में। समय याद की जरूरत नहीं है। खत्म कैसे हुआ युद्ध? लाहौर की संधि होती है, और इसी संधि के साथ ये युद्ध शांत होता है।
इस युद्ध के समय में जो सिख सरदार पंजाब पे शासन कर रहे थे उनका नाम क्या था? महाराजा दलीप सिंह उनका नाम था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाहौर की संधि के समय पंजाब के शासक कौन थे? महाराजा दलीप सिंह। फिर होता है आपका द्वितीय एंग्लो सिख युद्ध, किस वर्ष हुआ? इंपॉर्टेंट है, 1849 में हुआ, क्योंकि इसी वर्ष पंजाब राज्य का विलय कर लिया गया। तो कौन अंग्रेज थे जो कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे? लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब राज्य का विलय करा अंग्रेजी राज्य में, और महाराजा दलीप सिंह को उन्होंने वार्षिक पेंशन देकर इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेज दिया। और सिख राज्य के पास ही क्या था? प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा था, जो कि पहले मुगल साम्राज्य के पास था। तो मुगल साम्राज्य से ये हीरा सिख राज्य के पास आता है, और सिख राज्य का जो कोहिनूर हीरा है वो बाद में लॉर्ड डलहौजी द्वारा महारानी विक्टोरिया को इंग्लैंड में भेज दिया जाता है। तो कोहिनूर हीरा ऐसे ही इंग्लैंड चला गया, और पंजाब राज्य का विलय भी अंग्रेजों ने कर लिया। तो आज की क्लास में हमने देखा बंगाल, मैसूर और पंजाब राज्य, इन तीनों का विलय अंग्रेजों ने कैसे किया। तो इस क्लास में इतना ही था। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई और आपको समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।